हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉर एडीआर। देखिए, सबसे पहले जो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट होना, कोई माहिदा होना, हम उसको कन्वेंशन बोलते हैं। अब अगर हम इसकी तारीख देखते हैं ना, एडीआर की, इंटरनेशनल कन्वेंशन की, कि इंटरनेशनल पे कौन 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 से कन्वेंशन बनाए गए हैं, उसकी अगर हम तारीख स्टार्ट करें तो शुरुआत होती है इकनॉमिक क्राइसिस की, जो 1929 में आए थे। 1929 में जो इकनॉमिक क्राइसिस आए थे और जो वर्ल्ड वार टू थी, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके थे। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ आ चुके थे और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो तंग आ गए थे कि यार अब हमने आपस में लड़ना नहीं है, बहुत हो गया खून रेज़ी, बहुत नुकसान हो गया था, माली जानी नुकसान हो गया, बहुत सारे लोगों की जो है ना अमवात हो चुकी थी। तो उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ये फ़ैसला किया कि अब आज के बाद हम अपने जो है ना प्रॉब्लम्स को जो है ना, वो ज़रिया जो है ना वो मिल के हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि अपनी मईशत को ना स्ट्रॉन्ग करना है, इकोनॉमीज़ को, और आपस में कारोबार करना है। तो अगर आप देखें कि वर्ल्ड वार टू के बाद है ना पूरे यूरोप के अंदर तरक्की आई। उससे पहले तो आपको बताया वहाँ पे तबाही थी, झगड़े चल रहे थे। कभी जनाब हिटलर साहब का मसला चल रहा था, कभी क्या, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन जो है ना पूरी दुनिया को फ़तह करता फिर रहा था। तो आखिरकार 1929 के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद, आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई, जैसे यूनाइटेड नेशन है, उससे पहले लीग ऑफ नेशन बनाई गई। ख़ैर, तो हुआ ये कि उन्होंने ये सोचा कि यार अब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए, आपस में हम ट्रेड करेंगे। तो अपने आपस में जब हम कारोबार करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे आपस में इश्यूज़ भी होंगे, तो उनको हमने किस तरह हल करना है। तो उस हवाले से फिर ना एक इंटरनेशनल बॉडीज़ बनाई गई, जैसे यूनाइटेड नेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF बनाया गया। ठीक है जी। तो ये इन सारे इदारों का बनाने का मकसद एक्चुअली यही था कि यार इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में कोई इख्तलाफात आते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम इन इदारों के ज़रिए हल करेंगे। अगर आप लोग गौर करो ना, तो यूनाइटेड नेशन भी एक किस्म की एडीआर का ही एक इदारा है। वैसे कहीं पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप गौर करो तो वो एक यूनाइटेड नेशन क्या है, एक किस्म की पंचायती है ना। वहाँ पे बैठक लगती है, एक किस्म की असेंबली लगती है, वहाँ पे पूरे मुल्कों के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सरबरा, और अपनी पूरी दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर। इसी तरीके से फिर वर्ल्ड बैंक है, पूरी दुनिया की बैंक है, वो मुख्तलिफ मुल्कों को सपोर्ट करती है, उनको फंड्स देती है, जो गरीब मुल्क हैं उनको जो है ना पैसे वगैरह देती है, ताकि वो अपने लिए काम कर सकें, प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकें, अपने आवाम के लिए कुछ जो है ना बेहतर काम कर सकें। तो इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ। याद रखिएगा कि 1929-45 से पहले इंटरनेशनल ट्रेड इतना नहीं होता था। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर कारोबार कम ही होता था, क्योंकि झगड़े बड़े चलते थे यार, एक दूसरे के ऊपर बस का कब्ज़ा करने का ख्वाब था। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है उन लोगों को भी समझ आई। तो 1945 के बाद जब ये इंटरनेशनल बॉडीज़ बनना शुरू हुई ना, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने आपस में कारोबार भी करना शुरू हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ कि डिस्प्यूट भी होते थे, कारोबार करना है तो ज़ाहिर बात प्रॉब्लम तो होता था, इख्तलाफात आते थे। तो उनको ख़त्म करने के लिए एडीआर का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। और सबसे पहले जनाब उसके लिए फिर क्या हुआ कि एक अनसेटल्ड मॉडल लॉ बनाया गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के कॉन्सेप्ट आना शुरू हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुल्कों ने जो है ना एडीआर को समझना शुरू किया, आर्बिट्रेशन को अडॉप्ट करना शुरू किया, मीडिएशन और कंसीलेशन की तरफ वो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1923 के अंदर जेनीवा प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉजेस के नाम से क्या हुआ था कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल माहिदा एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हमने अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करना है। ठीक है। यानी ये जो आप एडीआर है ना, इसका जो सबसे पुराना और फेमस जो मेथड है वो आर्बिट्रेशन है। सो 1923 में जेनीवा की मकाम के ऊपर एक माहिदा होता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बीच में, और वो ये कहते हैं कि यार हम अपने डिस्प्यूट को किसके ज़रिए हल करेंगे, आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करेंगे। और ये जो सारी मामलात हुए थे, उस वक्त एक इदारा मौजूद था, लीग ऑफ नेशन, जो बाद में यूनाइटेड नेशन बन गया, उसको ख़त्म करके यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तो उसने ये सारा मामला किया था। तो उन्होंने बताया कि यार हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए प्रॉब्लम को हल करेंगे, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, इससे इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे मुल्कों ने आर्बिट्रेशन को रिकग्नाइज़ करना शुरू किया।
उसके बाद 1927 जेनीवा कन्वेंशन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड के नाम से एक कन्वेंशन बुलाया गया, और यहाँ पे भी एक एग्रीमेंट किया गया और कहा गया कि आज के बाद हम जो है ना ऑर्बिटल अवार्ड्स जो है ना वो मुख्तलिफ मुल्कों में किस तरह इन्फोर्स करवा सकते हैं। यानी अगर एक मुल्क है, यूके ने कोई फ़ैसला दिया है और वो जिस शख्स के बारे में, जिस कंपनी के बारे में फ़ैसला दिया है यानी आर्बिट्रेशन के अंदर, वो तो पाकिस्तान के अंदर है, तो अब पाकिस्तान में फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड को किस तरह इन्फोर्स करवाया जाएगा, उसका जो मेकनिज़म है वो इस कन्वेंशन के अंदर डिस्कस किया गया और ये पेश किया गया था 1927 के अंदर। लेकिन ये भी एक्चुअली जो है ना 1923 के अंदर जो जेनीवा के अंदर जो हुआ था ना आर्बिट्रेशन क्लाउसेस, ये उसी का ही एक जो है ना वो फॉलो अप था। ठीक है जी। सो ये जनाब जो 1927 का जो जेनीवा का कन्वेंशन है, इसने एक स्ट्रीमलाइन किया प्रोसेस बताया कि किस तरह आप जो है ना आर्बिट्रल अवार्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पे इन्फोर्स करवा सकते हैं, और उसने उसको मज़ीद प्रमोट किया आर्बिट्रेशन को पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद 1958 के अंदर न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑन द रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड, 1958 में जनाब फिर ये एक और कन्वेंशन बनाया गया, और ये बहुत ही मशहूर कन्वेंशन है न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड भी कहा जाता है। और ये एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें जनाब इन्होंने ऑर्बिटल अवार्ड को रिकग्नाइज करने का और इन्फोर्समेंट करने का तरीका बताया डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, इसने पूरा एक फ्रेमवर्क बताया, पूरा एक मेथड बताया किस तरह आप रिकग्नाइज करवा सकते हैं, किस तरह इन्फोर्स करवा सकते हैं, और ठीक है ना, और किस तरह, और उन्होंने मज़ीद आर्बिट्रेशन को जो है ना प्रोमोट करने का भी तरीक़ेकार बताया। और ये बताऊं कि ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन था ना, इसको बड़े पैमाने पे एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया गया, और लगभग जनाब 160 कंट्रीज़ इसका हिस्सा बने। ठीक है ना, खुसूसन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर अगर सबसे बड़ी जो लैंडमार्क अगर कोई माहिदा या ट्रीटी या कन्वेंशन है ना, तो ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन है। सो पेपर में इसके ऊपर शार्ट नोट भी आ सकता है, सो इसको टिक कर लो। अच्छा जी, उसके बाद 1961 में यूरोपियन कन्वेंशन और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी जो है ना आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करने के लिए खुसूसन यूरोप के अंदर 1961 में एक कन्वेंशन बुलाया गया, और वहाँ पे यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने हिस्सा लिया, और उन्होंने भी सेम यही बात की कि यार हमें जो है ना इंटरनेशनल कमर्शियल इश्यूज़ को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल किया जाए, और उन्होंने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की एक टर्म ईजाद की। सो बहुत सारे जो कमर्शियल इश्यूज़ थे वो आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद 1965 के अंदर क्या होता है सॉरी, एक और कन्वेंशन बनाया गया, ये भी बहुत मशहूर था, ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड नेशन ऑफ अदर स्टेट। इसको वाशिंगटन और इक्सेड कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1965 में हुआ ये था कि जनाब एक कन्वेंशन बनाया गया। इस कन्वेंशन का ये था कि यार अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट का कोई इशू होता है, देखें बहुत सारी कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, अगर उनका वहाँ की मकामी हुकूमत के साथ कोई इशू हो जाता है तो उसको हल करने के लिए जनाब इन्होंने एक आर्बिट्रेशन का तरीका बताया। और ये मैं आपको बताऊँ, ये जो कानून बनाया गया था जो इक्सेड का, वो एक्चुअली जनाब वर्ल्ड बैंक की तरफ से यानी कि बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने ही इसकी जो है ना वो जनाब वो इसकी सरबराही की थी, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये एक लॉ बनाया गया, कन्वेंशन बनाया गया। लेकिन फिर उसके बाद इस कन्वेंशन के तहत एक इदारा भी बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्ट सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यानी अब ये एक इंटरनेशनल इदारा है इक्सेड का, जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से बनाया गया है, और इस इदारे का एक ही काम है कि अगर इन्वेस्टमेंट का कोई भी इशू है वो आप इस इदारे के ज़रिए हल करवा सकते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर रेकोडेक वाली कंपनी आई थी ना, तो वो इसी इदारे के पास चली गई थी, कह रही थी कि मैंने पाकिस्तान में इतना इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान की हुकूमत और अदालतों ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे इंसाफ दिया जाए। और आपको पता है इस इदारे ने पाकिस्तान को $6 बिलियन की ठीक ठाक जुर्माना भी ठोक दिया था, यानी कि पेनल्टी लगा दी थी। ठीक हो गया। तो ये जो इदारा है ना दोस्तों, इक्सेड, ये नाम याद रखें, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये बड़ा ही जो है ना आज़ाद ऑटोनॉमस इंटरनेशनल इदारा है जिसका काम सिर्फ ये है कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है ना उसको ये आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ आई, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, और 1985 के अंदर उन्होंने एक मॉडल लॉ बनाया। ठीक है, अब
یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا، اقوام متحدہ نے یہ کیا 1985 کے اندر انہوں نے ایک ماڈل لا، ایک نمونے کے طور پہ ایک قانون بنایا، اور وہ قانون ایکچولی بنایا یہ کہ یار اگر کوئی بھی ملک اپنا ملک کے اندر کوئی نیشنل آربیٹریشن کے قوانین بنانا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار آربیٹریشن کے قوانین کس طرح بنائیں، تو ہمارا یہ جو ماڈل لا ہے نا اس کو فالو کر سکتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ کے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ماڈل لا تھا انسیٹل کمیشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ لا آربیٹریشن کے حوالے سے، یہ پوری دنیا میں فیمس ہے، اور سارے کنٹریز جن کنٹریز نے آربیٹریشن کے قوانین نہیں بنائے اور وہ جو بنانے جا رہے ہیں وہ اس ماڈل لا کو فالو کر کے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا لوکل لیول کے اوپر آربیٹریشن کے قوانین بناتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر انسیٹل آربیٹریشن رولز بھی آ گئے 2010 کے اندر، ٹھیک ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے بتایا کہ بھائی یعنی یہ رولز ہیں، اس رول کے ذریعے جو پارٹیز ہیں وہ آربیٹریشن کر سکتی ہیں، انٹرنیشنل آربیٹریشن کر سکتی ہیں، اور ابھی یہ جو آربیٹریشن کے جو رولز ہیں یہ بھی دنیا میں بڑے فیمس ہیں، بہت ساری کنٹریز جو ہے نا ان آربیٹریشن رولز کو فالو کرتے ہیں، ایون کہ اگر وہ ایڈ ہاک آربیٹریشن کر رہے ہیں، دونوں پارٹیز مل کے آربیٹریشن کر رہی ہیں، اپنے حساب سے کوئی آربیٹر چوز کر لیا تو وہاں پہ بھی انہی رولز کو فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آربیٹریشن رولز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پھر یہ ہوا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کنونشن اور انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ریزلٹنگ فرام میڈیشن، یعنی میڈیشن کے ذریعے بھی آپ پرابلم سالو کروا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جناب یہ ایک کنونشن ہمارے پاس موجود ہے، 2019 میں آیا تھا، اور اس کو سنگاپور کنونشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سنگاپور کے مقام پہ یہ کنونشن ہوا تھا۔ تو اس کنونشن میں یہ کہا گیا تھا کہ کس طرح آپ انٹرنیشنل ایشوز کو نا میڈیشن کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب 2008 میں یورپین ڈائریکٹیو آن میڈیشن ان سول اینڈ کمرشل میٹر کے حوالے سے بھی ایک کنونشن بنایا گیا تھا، حالانکہ یہ صرف یورپ تک محدود ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور بات کی کہ سول اور کرمنل میٹرز کے اندر بھی آپ میڈیشن کو استعمال کریں، میڈیشن کے ذریعے حل سالو کریں، تاکہ تھرڈ پارٹی جو ہے نا دونوں پارٹیز کو اسسٹ کرے، ان کی مدد کرے پرابلم کو سالو کرنے میں، تاکہ عدالتوں کے اوپر سول اور کرمنل میٹرز کے اندر جو ہے نا وہ بوجھ جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو۔ سو دوستو یہ تھے سارے کہ وہ انٹرنیشنل کنونشنز اے ڈی آر کے حوالے سے، جس میں آربیٹریشن کے بھی کنونشنز ہیں، میڈیشن کے بھی کنونشن تھے، کنسیلیشن کے بھی کنونشن تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر کوئی ماڈل لا بنایا تھا انسیٹل وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کا کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا کوئی ایشو ہوگا تو اس کو آپ ایکسٹ کے ذریعے حل کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کا معاملہ ہے اس کو کس طرح حل کریں گے۔ تو یہ ساری میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری بھی بتا دی، اور ساتھ میں انٹرنیشنل کنونشنز کو میں نے بریفلی بھی آپ کو بتا دیا۔ ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔